वीडियो में हमें क्या करवाएंगे, अब कुछ एक एग्जाम्पल देंगे आपको जो फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करते हैं, ठीक है। तो उनमें एक एग्जाम्पल आ जाएगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का, एक आएगा सूडो रिएक्शन और एक आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन गैसियस फेज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, कि फर्स्ट ऑर्डर की गैसियस फेज में जो रिएक्शन इक्वेशन आती है वो क्या आएगी। तो देखो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको बताया था कि K इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/T 2.303 log ऑफ R0 अपॉन R0 माइनस x होता है। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव की थी हमने, ठीक है। अब वो आपसे क्या करवाता है, कुछ एक एग्जाम्पल देगा फर्स्ट ऑर्डर के, उसमें पूछेगा कि भाई टी टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सारी कुछ वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले चलो सूडो रिएक्शन से चल पड़ते हैं हम। तो सूडो रिएक्शन क्या होती है, सूडो मीन्स होता है फॉल्स, झूठा। कहने का मतलब ये है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन बना दी जाती हैं अंडर सम कंडीशन। एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ले लें हम। एस्टर मतलब है CH3COO C2H5। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए एसिड, तो तुम क्या बोलते हो यहाँ पर, किस मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। तो तुम्हें एक तरीका बता रखा है, अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ना पता चले क्या करोगे, एक रिएक्टेंट का नेगेटिव पार्ट दूसरे रिएक्टेंट के पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच कर दोगे। तो इसमें नेगेटिव पार्ट ये वाला और ये पॉजिटिव पार्ट, इसमें भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ। कहने वाला यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक तो इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी और प्लस यहाँ पर है C2H5OH मतलब इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या अकेला वाटर इन दोनों को बना सकता था, नहीं ना, और ना ही अकेला ये एस्टर इन दोनों की फॉर्मेशन कर सकता। मतलब देखने में तो ये लगता है ना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मान लो मैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस को यूज करके, ऑस्टवाल्ड ने क्या कहा था, अगर किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले लो, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ले ली, तो अगर उसमें से थोड़ा बहुत कुछ चेंजमेंट हो भी जाए तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना। तो जिस रिएक्टेंट की अमाउंट कम है सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर तो डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो कहने वाला क्या हो गया कि वेरी डाइल्यूटेड मिक्सचर के लिए कहने वाला वाटर की अमाउंट बहुत ज्यादा लेने के ऊपर ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं भैया, हमें सूडो रिएक्शन। तो डेफिनेशन अच्छी तरीके से कर लेना, द रिएक्शन विच आर नॉट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर अंडर सम कंडीशन। जिन रिएक्शन को कुछ कंडीशन के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाए वो क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आ गया समझ में। अब इसके अंदर आपका वो क्या करेगा, टाइट्रेशन करवाएगा, टाइट्रेशन विद अन्योल्स। अब मेरे को ये बताओ टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। अब जी रिएक्शन का तो मतलब हमें पता था कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके या डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने इसकी अमाउंट कितनी ली, इसकी अमाउंट कितनी ली, हमें कुछ नहीं देखा इसमें, ठीक है। ये दोनों के दोनों कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देते हैं और एक आधा प्रोडक्ट रिएक्टेंट की अमाउंट बच भी जाती है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस प्रोसेस का तो नाम है केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर नई चीज बन रही है। लेकिन इसी रिएक्शन का नाम टाइट्रेशन कब पड़ेगा, जब सारे के सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, मतलब किसी भी रिएक्टेंट की अमाउंट बिल्कुल भी ना बचे। आई बात में, जब सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता प्रोडक्ट में, देन द रिएक्शन नेम्स इज कॉल्ड टाइट्रेशन। अब अगर अन्य किसके साथ टाइट्रेशन करवाते हो, बेस किसके साथ टाइट्रेशन करवाते हो, तो हमें बेस कितना लेना पड़ेगा, जितना कि हमारे पास एसिड है, ठीक है। अब बताओ एट t इक्वल टू 0 टाइम पर तुम्हारे पास कुछ प्रोडक्ट बना, भाई प्रोडक्ट में ही तो एसिड दिख रहा है तुम्हें, ठीक है जी। प्रोडक्ट तो t इक्वल टू 0 टाइम पर तो कुछ नहीं पड़ेगा, तो हम वॉल्यूम ऑफ अन्योज कितना लेंगे, वॉल्यूम ऑफ अन्योज
जी अगर इस हिसाब से देखें तो जीरो वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि जितना एसिड उतना बेस। लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट भी क्या है, एसिड है, चाहे उसकी स्मॉल अमाउंट है, तो जितना एसिड है उतना तो वॉल्यूम ऑफ NaOH ले सकते हैं। तो जीरो टाइम पर वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना ले लिया हमने, V0 ले लिया। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना कि हमारे पास अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब बताओ T इक्वल टू टी टाइम पर क्या होगा जी, T इक्वल टू टी टाइम पर ये कुछ ना कुछ बनेगा, X अमाउंट बन जाएगी इसकी। मतलब अब हमारे पास एसिड की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो कंप्लीट रिएक्शन करवाने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ NaOH भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा ना। तो T टाइम पर वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना बन जाएगा हमारे पास है, VT। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा जी, VT में से V0 तो पहले से था, जो किसके कारण था, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट के कारण था। ठीक है, और बाकी का जो बच गया वो किसके कारण आ जाएगा, X अमाउंट के कारण आ जाएगा। भाई मान लो जीरो टाइम पर हमने इसका 2 लीटर वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। अब 10 मिनट के बाद हमारे पास एसिड ज्यादा होने के कारण 2 की जगह हमने इसका वॉल्यूम कितना ले लिया, 10 ले लिया। तुम क्या बताओगे, इस X ने कितना इंक्रीज किया, 8 ही ना, क्योंकि उसमें से 2 तो पहले से इसने इंक्रीज कर रखे थे। कहने का मतलब है इस X अमाउंट के कारण वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, VT माइनस में इसी कारण कितना था वॉल्यूम, V0। बोलो समझ में आया? तो हमें एक तो X की वैल्यू चाहिए थी, बता रहा था ना कि मैं एग्जाम्पल दूंगा उसमें तुम्हें बताऊंगा कि T टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये निकाल रहे हैं हम। अब हम तीसरा टाइम क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। मतलब जितना टाइम लेना है उतना टाइम लो, लेकिन हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप 10 मिनट लो, चाहे आप 10 साल लो, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्ट बनना चाहिए। तब क्या जाओगे जी, अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट बन गया तो अब हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ NaOH ले सकते हैं ना, है ना। तो T इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना ले लिया हमने, मान लो V इन्फिनिटी ले लिया। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना कि जी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा प्लस जितना अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट के कारण तो रहेगा ही, पहले 2 लिया था एग्जांपल में, फिर 10 ले लिया था, अब मान लो इसका 100 ले लिया, चाहे 100 लीटर हो जाओ, लेकिन अभी भी 2 तो इसी के नाम पर है ना। अब बताओ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट है ना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना है, R0। तो इस R0 के कारण वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ जी, टोटल V इन्फिनिटी, और उसमें से V0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर R0 की वैल्यू आ जाएगी। बताइए ना कि R0 के कारण कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीज होगी, 100 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट करोगे, आ रही बात समझ में। तो R0 की वैल्यू मैंने निकाल दी, X की वैल्यू मैंने निकाल दी, दोनों की दोनों यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई सुडो रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्राइव करो, तो यहाँ पर R0 की जहाँ क्या पुट करोगे भाई, V इन्फिनिटी माइनस V0 अपॉन R0 की जहाँ क्या बताया मैंने, V इन्फिनिटी माइनस में V0 माइनस ऑफ X की वैल्यू क्या है, VT, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो V0 से V0 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, V इन्फिनिटी माइनस V0, नीचे क्या बच जाएगा, V इन्फिनिटी माइनस में VT। आगे ऑप्शन में, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल भाई। अब देखो दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम गैसेस का ले लेते हैं कि इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज कैसे ड्राइव करेंगे। तो पहले तो ये देखो भाई, हमने मान लो एक रिएक्टेंट ले लिया, कोई गैस ले ली, रिएक्टेंट क्यों अभी बार क्या बोलोगे, हमने कोई गैस ले ली। अब वो गैस डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर देती है, बी और सी उसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। अब ये जो बी और सी बन रहे हैं किसके कारण बन रहे हैं, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के कारण। तो अगर कोई भी रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं हम,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अब ये गैसीय स्टेट में है, तो जी गैसीय स्टेट में होने के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा? गैसीय स्टेट में होने से ये इफेक्ट पड़ेगा कि अब हम कंसंट्रेशन नहीं ले सकते, क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी फॉर्म में निकालते हैं? मोलारिटी की फॉर्म में। मोलारिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। अरे यहाँ पर वॉल्यूम तो फिक्स होता ही नहीं गैस का। अगर वॉल्यूम फिक्स ही नहीं होगा तो कंसंट्रेशन हमें नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे? प्रेशर लेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर पी नोट अपॉन पी नोट माइनस है पी। तो अब क्या चाहते हो जी? टी टाइम पर हम देखना चाहते हैं कि पी नोट की वैल्यू क्या है और पी की वैल्यू क्या है, जैसे कि हमने पीछे निकाली थी। आई बात समझ में? देखें तो फिर से लग जाओ। सपोज ए रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट जो कि गैसीय स्टेट में है डिकम्पोज होके बी और सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि कौन सी स्टेट में है भाई? गैसीय से स्टेट में ही है। ठीक है, अब यहां पर क्या देखोगे? अब बताओ t इक्वल टू 0 टाइम पर कुछ प्रोडक्ट बनेगा? 0 टाइम पर नहीं ना, तो जी प्रोडक्ट 0 तो जितना है रिएक्टेंट वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मान लो ये मैक्सिमम कितना है? R0। इस R0 के कारण ये कितना प्रेशर लगाता है? P0 लगाता है। चलो जी P0 की वैल्यू तो पता चल गई। अब देखो t इक्वल टू टी टाइम पर क्या होगा? जो t इक्वल टू टी टाइम पर ये कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगी, x इसकी बन जाएगी और x इसकी बन जाएगी। ये कितना रह जाएगा? ये रह जाएगी जी R0 माइनस x। ठीक है, अब मैं तुम्हें प्लस वन में एक एग्जांपल देता था कि मान लो ये रिएक्टेंट है A। अब ये रिएक्टेंट यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटा सा पोर्शन टूट गया। अब ये पोर्शन पीछे जाके 10 भाग में टूटता है कि 50 भाग में टूटता है, हमें इससे क्या मतलब? हम इसमें से कितना सबट्रैक्ट करेंगे? सिर्फ इतना ही सबट्रैक्ट करेंगे ना जो टूटा है। ठीक है, लेकिन गैसियस पार्टिकल जितने भी टूटे हैं वो अपना अपना अलग अलग प्रेशर लगाएंगे। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि जी यहाँ पर R0 माइनस x अकेला क्यों किया। समझ में आ रहा है ना भाई? ये अगर अमाउंट ब्रेक डाउन हुई है तो हम तो सिर्फ यही अमाउंट सबट्रैक्ट करेंगे, भाई इतना चौक छोटा हो गया। अब आगे जाके कितने पार्ट में टूटता है हमें इससे क्या मतलब? अब x अमाउंट के कारण कितना प्रेशर लगाता है? मान लो ये P लगाता है, x अमाउंट के कारण कितना प्रेशर लगाता है? ये P। तो इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट कम होगी तो इसका प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा ना। कितना डिक्रीज हो जाएगा जी? R0 के कारण प्रेशर था P0, x के कारण कितना प्रेशर डिक्रीज हो गया? T। आगे बात समझ में? t इक्वल टू टी टाइम पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, तो अब की बार प्रोडक्ट भी प्रेशर लगाएंगे, लेकिन इसकी अमाउंट कम होने के कारण इसका थोड़ा सा प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब अगर जो टोटल प्रेशर की बात करूं मैं, और कौन कौन लगाएगा जी? रिएक्टेंट भी लगाएंगे और प्रोडक्ट भी लगाएंगे, तो सभी का प्रेशर ऐड करूंगा ना टोटल प्रेशर के लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें P की वैल्यू चाहिए। टी टाइम पर P की वैल्यू क्या है? तो क्या हो जाएगी P की वैल्यू? ये P इक्वल टू में ये P0 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। P टोटल माइनस में P0। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आ जाएगी गैसियस फेज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पुट करके P0 अपॉन है P0 माइनस P। P की वैल्यू क्या है? P टोटल और माइनस और P0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा यहाँ पर? P0 अपॉन में 2P0 माइनस में P टोटल। मतलब जो यहाँ पर ये वैल्यू लिख रहे थे ना उसकी जगह ये वैल्यू लिख दें। देखो अगर सीबीएसई की बात करें तो चलो डेरिवेशन पूछ भी लें। हरियाणा बोर्ड में सीधा सीधा न्यूमेरिकल आएगा, सीधा न्यूमेरिकल। आपको P0 की वैल्यू दी जाएगी, P टोटल की वैल्यू दी जाएगी और पूछा जाएगा कि यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू बताओ। सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा। आगे बात में कहने का मतलब ये है कि मेन डेरिवेशन से ज़्यादा मेन क्या है, इसका रिजल्ट याद रखना तुम्हें कि गैसियस फेज में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है? K इक्वल टू 1/T मल्टीप्लाई 2.303 log ऑफ है P0 अपॉन 2P0 माइनस में P टोटल। आगे बात में लास्ट एग्जाम्पल, इन्वर्जन ऑफ ए केन शुगर। तो इतना तो समझ ही चुके होंगे कि ये सारे एग्जाम्पल किसके दे रहा हूं मैं? फर्स्ट ऑर्डर के, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम टी टाइम पर क्या निकाल रहे हैं? R0 की और x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो चलो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और देख लो।
अब पहले तो देखो इन्वर्जन का मीनिंग क्या है। तुम्हारे पास शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये किसका फार्मूला भाई, शुगर का। अगर मान लो मैं इसको हाइड्रोलाइज कर दूं, पानी में डिजोल्व कर दूं, तो क्या हो जाता है ये C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। बोले इतना समझ में। जो शुगर होती है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करती है। अब जो ग्लूकोज है वो भी डेक्स्ट्रो ही है, लेकिन फ्रक्टोज होता है ना वो लीवो रोटेटरी होता है। और जो रोटेशन हम मेजर करते हैं, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा सारा कुछ, रोटेशन पोलरिमीटर क्या चीज़ होती है, ठीक है। जब हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे ना, अगर भाई ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, एक OH इस तरफ है, H इस तरफ है, तो ये देखो ये कार्बन के चारों तरफ ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, ये रोटेशन शो करते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो लीवो। अगर मान लो हम देखें ये इक्वल अमाउंट में तो बने तो रोटेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लीवो रोटेटरी जो है ना प्रोडक्ट वो ज़्यादा बन जाता है। अगर ज़्यादा बन जाएगा तो सीधी बात है, अगर हम कोई क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो ये जो स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। वहीं देखना है कि टी टाइम पर ये स्पीड कितनी चेंज हो रही है। आ रही बात सुनने। तो देखो अब ये जो रोटेशन मेजर करते हैं हम, वो जिस अपरेटस से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं पोलेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पोलेरीमीटर। अब t इक्वल टू 0 टाइम पर क्या बताओगे तुम जी, t इक्वल टू 0 टाइम पर हमारे पास मैक्सिमम क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, मैक्सिमम में रिएक्टेंट होगा, है ना। प्रोडक्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो जितना भी रोटेशन आएगा वो किसके कारण आएगा, रिएक्टेंट के कारण आएगा। तो 0 टाइम पर हमने पोलेरीमीटर में देखा, इसका रोटेशन था भाई R0। बोलो यहाँ तक समझ में आया, पक्की बात है, ठीक। अब इसने क्या देखा, t इक्वल टू टी टाइम पर, t इक्वल टू टी टाइम पर क्या हो जाएगा रोटेशन जी, यहां पर कुछ ना कुछ x प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ये x प्रोडक्ट बन गया तो सीधी सी बात है, इसी कारण क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नेचर आने के कारण इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, है ना। वो कितना हो गया, मान लो जी इतना हो गया रोटेशन कम, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ठीक है। वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, R0 माइनस में x हो गया। अब अगर मान लो हम t इक्वल टू इन्फिनिटी देखें, t इक्वल टू क्या देखें भाई, इन्फिनिटी देखें, तो तुम क्या बताओगे कि यहाँ पर जी मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा तो मैक्सिमम क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। मैक्सिमम डिक्रीजमेंट कितना हो गया, मान लो इतना हो गया, R0 माइनस में यहाँ पर ये RX ले लो और R0 माइनस में R इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस R0 के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और x के कारण रोटेशन डिक्रीज हुआ इतना, तो x के जहाँ तो ये वैल्यू पुट कर देना और R0 के जहाँ ये वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा तुम्हारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अरे बात में। तो इन्वर्जन का मतलब था कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था वो किस में चेंज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो रहा है। तो कितना उसमें पोलरीमीटर में डिक्रीजमेंट हो रहा है वो शो कर रहा है टी टाइम के साथ साथ। आगे बात में, बुक में शायद इनको कुछ अलग वर्ड से रिप्रेजेंट कर रखा है, देख लेंगे वो बाद में। नेक्स्ट लास्ट छोटा सा मैंने बताया था कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें भी हम क्या देखेंगे कि टी टाइम पर ये कितना होगा, ये कितना होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मान लो रेडियो एक्टिव रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताओ t इक्वल टू 0 टाइम पर क्या होगा जी, हमारे पास मैक्सिमम क्या होगा,
रिएक्टेंट होगा। अब मैक्सिमम रिएक्टेंट के कारण कितने पार्टिकल होंगे जी, मैक्सिमम पार्टिकल होंगे, मान लो कितने हैं वो n0 है। अब t इक्वल टू टी टाइम पर है, ये रेडियो एक्टिव है तो रेडिएशन इमिट होने से, इलेक्ट्रॉन लॉस होने से यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने रह जाते हैं, मान लो nt रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं भाई, nt। तो t टाइम पर कंसंट्रेशन nt है और t इक्वल टू 0 टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी है, n0। ये वैल्यू पुट कर देना, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t मल्टीप्लाई बाई 2.303 लॉग ऑफ है, ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ है मॉलिक्यूल और नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट ए टी टाइम। ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, इन्हें फॉर द रेडियो एक्टिव प्रोसेस आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ये थे कुछ एक एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर के जो कि ख़त्म हो चुके हैं। अगली वाली वीडियो में हम करेंगे इस यूनिट के न्यूमेरिकल के बारे में।